नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। लोकसभा चुनाव के महामुकाबले का छठा चरण पूरा हो रहा है। आज 58 सीटों पर वोटिंग फिलहाल जारी है। अब सिर्फ फाइनल राउंड बचा है। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। ऐसे में फाइनल ओवर में दोनों साइड से छक्के चौकों की बारिश होगी। इससे पहले अब चुनाव की धार और ज्यादा तेज होती दिखने लगी है। अब तक सीटें जीतने की भविष्यवाणी हो रही थी। अब 4 जून के नतीजों के बाद क्या होगा, इस पर भी रिएक्शन आने लगे हैं। आज पीएम मोदी ने बिहार की रैली में बताया कि 4 जून के बाद राहुल गांधी छुट्टियां मनाने विदेश जाने की तैयारी में हैं। हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है, यह भी तय हो चुका है। पीएम ने इंडिया अलायंस को लेकर भी दावा किया और कहा कि नतीजों के बाद तमाम विरोधी पार्टियां एक दूसरे को कोसेंगी और कुर्ता फाड़ मुकाबले के बाद अपने अपने रास्ते पर निकल जाएंगी। पीएम मोदी के इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन दावों को लेकर सीधे पीएम मोदी पर अटैक किया। आंखों में शर्म रखने की नसीहत दे दी। इन तमाम सियासी दाव पेंचों से इतना तो साफ हो गया है कि 7वां चरण बेहद एग्रेसिव होने वाला है। अब सवाल है कि अब तक की फाइट किसने किसके पिच पर खेली और फाइनल राउंड की पिच क्या बदलने वाली है। इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी और प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। 4 जून शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। 4 जून को दूसरा क्या होगा वो भी बता देता हूं। ये कांग्रेस का शाही परिवार क्या करेगा। कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा। यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे। ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए हैं और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं। तो देखिए, एग्रेसिव चुनाव कैंपेनिंग इस वक्त की जा रही है। छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। अब जो फाइनल राउंड है उसके लिए अपनी अपनी पिच तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कौन किसके पिच पर खेल रहा है, आइए इन्हीं सवालों पर करते हैं मुकाबला की शुरुआत। हमारे साथ है खास मेहमान प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राजीव रंजन, नेता जेडीयू हमारे साथ हैं, अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। आप जितना एग्रेसिवली विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं, विपक्ष भी उतना ही एग्रेसिवली आप पर पलटवार कर रहा है। प्रियंका गांधी की नसीहत तो आपने सुन ली होगी कि आंखों की शर्म नहीं खोनी चाहिए चुनावों में। देखिए, शर्म पर बात वो कर रहे हैं जिनके राजनीतिक वंशवाद ने बेशर्मी की सारी सीमाएं लगातार तोड़ी हैं। भाई, जिन लोगों ने श्रीमती प्रियंका वाड्रा के पिता राजीव गांधी के हत्यारों के साथ जीमने का जो कार्यक्रम करती रही हैं, भाई 1998 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार क्यों गिराई थी कांग्रेस ने? यह कहकर गिराई थी कि उन्होंने, डीएमके ने राजीव गांधी के हत्यारों को संरक्षण दिया। कालांतर में उसी डीएमके के साथ इनका अलायंस हो गया, आज भी अलायंस में है।
और जिन पर राजीव गांधी की हत्या के जो सजायाफ्ता मुजरिम थे, जो कारागार में कैद थे, उनके साथ विशेष भोजन का कार्यक्रम करने श्रीमती प्रियंका वाड्रा जाती हैं और बरखा दत्त को साथ ले जाती हैं ताकि टेलीवाइज किया जा सके उस कार्यक्रम को। अभी आपके पैनल में रीना गुप्ता जी बैठी हुई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। दिल्ली की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि राजीव गांधी का जो भारत रत्न अवार्ड है वो वापस ले लिया जाए। क्यों वापस ले लिया जाए? क्योंकि उन्होंने सिखों का नरसंहार कराया 1984 में। आज वही आम आदमी पार्टी जिन राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने के विधानसभा में प्रस्ताव पारित करती थी, आज उन्हीं राजीव गांधी के पुत्र के साथ जो है चुनाव लड़ती है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो जो मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, वो कहते हैं कि शराब कांड के बड़े भ्रष्टाचारी, जैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार किया उसी तरह का भ्रष्टाचार पंजाब में भी किया। स्वयं राहुल गांधी जो है 2 दिन पहले बयान देते हैं कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल चूंकि ऊंची जाति के हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी वाले अब इसको क्या कहें, शर्मिला अंदाज है ये आम आदमी पार्टी का, ये बेशर्मी है। आप ही तय कीजिए, मैं कोई आरोप नहीं लगाता। ठीक है, इसका जवाब रीना गुप्ता जी आप दीजिए। जो कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का और जो पीएम अपनी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं 4 जून को क्या होगा ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, और ये भविष्यवाणी इसी आधार पर हो रही है ना, इन चुनावों में जो बयान आपके नेताओं के एक दूसरे पर आए वही आधार बना और मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को अटैक करने का। प्राची जी, कॉन्फिडेंस आपको पता नहीं कौन से एंगल से दिख रहा है, हमें तो सिर्फ बौखलाहट दिख रही है। प्रधानमंत्री जी ने मटन, मुगल, मंगलसूत्र शुरू किया और आज मुजरे पे उतर आए। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि वो हमारे देश के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि पूरी दुनिया में किसी देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने इस तरह की गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल किया हो। इससे साफ साफ उनकी बौखलाहट और उनकी हार नजर आ रही है। जो इंसान कह रहे हैं कि हमारा जन्म ही नहीं हुआ, हमारा तो अवतार हुआ है। अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति ऐसी बातें करने लगे कि मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरा अवतार हुआ है, तो हम लोग उसको डॉक्टर के यहाँ दिखाने लेके जाते हैं कि नहीं प्राची जी? हमें लगता है कि कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है कि मेरा कोई जन्म नहीं हुआ, बायोलॉजिकल रूप से मेरा जन्म नहीं हुआ, मैं तो खुद भगवान का अवतार हूं। फिर प्रेम शुक्ला के भाई बंधु कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ खुद मोदी जी के भक्त हैं। तो जो इनको हार नजर आ रही है उससे इनके प्रवक्ताओं, वक्ताओं, नेताओं सबका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया है। और आखिरी फेज में आप देखिए और भाषा नीचे गिरती नजर आ जाएगी और ज्यादा अपशब्द इस्तेमाल होंगे। मुझे लगता है यूनेस्को कोई एक डिग्री दे देगा प्रधानमंत्री जी को कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी भाषा इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री। अच्छा, आज की भाषा में क्या गंदी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, ये जरूर रीना गुप्ता जी मुझे पॉइंट आउट कर दीजिएगा ताकि मुझे आसानी रहे प्रेम शुक्ला जी से सवाल पूछने की। पीएम पर जिस तरीके के अटैक किए गए और उनके निजी जीवन से लेकर उनकी जाति से लेकर उन पर पर्सनल अटैक करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जो मर्यादा को तार तार करने वाला था, उन लोगों को भी नसीहत दीजिएगा क्या रीना जी? देखिए, जो भी गंदी भाषा इस्तेमाल करता है प्राची जी, सबको नसीहत देनी जानी चाहिए। मोदी जी ने आज कहा कि विपक्ष मुजरा करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है मोदी जी कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं आजकल ज्यादा, कि मुजरे उजरे की बातें कर रहे हैं। ठीक है, जहां तक गठबंधन का सवाल है, प्रेम शुक्ला के वंशज तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे। इन लोगों ने अच्छा, चलिए जवाब ले लेती हूँ। ऐसे शब्द प्रेम शुक्ला जी क्या शोभा देते हैं? जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल चुनावी रैलियों में हो रहा है, क्या वो शब्द शोभा देते हैं भारतीय राजनीति में? रीना जी जवाब ले लेती हूँ छोटा सा, फिर बाकी मेहमान भी। जिनको हिंदी का इतना ज्ञात हो, वंशज होते जो मेरा आने वाला वंश है,
तो भाषा पर वो प्रवचन दे रही हैं जिनको वंशज शब्द का अर्थ भी नहीं पता है। पूर्वज, इसी से आप समझ पूर्वज। सकती हैं। नहीं, वो भी सुन लीजिए। अब आप भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज हैं उसमें से आपके किसी ने पूर्वज। कभी, अब देखिए बीच में मत बीच में बोलिए, नहीं, इसको रीना जी, अभद्रता कहते हैं, बीच में नहीं। इसको अभद्रता कहते हैं रीना जी। भारतीय जनता पार्टी के किसी पूर्वज ने कभी भी मुस्लिम लीग के साथ कोई समझौता नहीं किया। आप जो झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने वाले, आपके केजरीवाल जी ने अरुण जेटली से माफी मांगी, आपके केजरीवाल जी ने नितिन गडकरी जी से माफी मांगी, और इस बात पर अगर कोई मुकदमा कर दे तो रीना गुप्ता को भी माफी मांगनी पड़ेगी। आज जो आप प्रसंग बता रही हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कृषक पार्टी के लोगों से समझौता किया था, मुस्लिम लीग से नहीं। वो मुस्लिम लीग से बंगाल में लड़ रहे थे। मुस्लिम लीग कांग्रेस की पैदाइश थी, कांग्रेस के मंच पर मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता था। ये इतिहास है। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का नेता था, मोहम्मद अली कांग्रेस का नेता था, शौकत अली कांग्रेस का नेता था, सुहरावर्दी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लियाकत अली पहले कांग्रेस में। तो मुस्लिम लीग का जो निर्माण है वो कांग्रेस से ही हुआ था, और उसी कांग्रेस के चरणों की शरण श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जो कल तक कहते थे सोनिया गांधी को जेल में डालो, जो कहते थे शीला दीक्षित को जेल में डालो, उन्हीं के चरणों की शरण में है। और जब चरण सिंह चन्नी गालियां दे रहा है तो रीना गुप्ता जी के मुंह में इतनी भी शक्ति नहीं है कि चरण सिंह चन्नी के खिलाफ जो है एक शब्द बोल दे। इससे अधिक लाचारी हमने राजनीति में इन दिनों तो कहीं नहीं देखी कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अरविंद केजरीवाल की उच्च जाति होने के नाते नहीं दी, और इस पर जो है आम आदमी के किसी प्रवक्ता ने इतना भी धैर्य नहीं मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिन शहजादों की आप बात करते हैं उनकी पार्टी के नेता अजीज खान भी बैठे हैं मेरे साथ, उनसे भी जवाब लूंगी। रीना जी रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, बहुत छोटे में रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, प्रेम शुक्ला जी को झूठ बोलने की आदत है। झूठ बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो। आजकल गूगल का जमाना है प्रेम शुक्ला जी। हिंदू महासभा जो आपके पूर्वज थे कि नहीं, हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ये कोई भी गूगल में डाल के देख सकता है। लेकिन आपके प्रधानमंत्री की तरह आपको झूठ बोलने का बहुत शौक है और आप बोलते रहिए। ये झूठों के शहंशाह का ताज उतरने वाला है 4 तारीख को। अच्छा, चले आज प्रेजेंट के चुनाव पर ज्यादा चर्चा कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इतिहास में क्या हुआ, किसने किसके साथ सरकार बनाई, इस पर कभी फिर चर्चा कर लेंगे रीना गुप्ता जी। आज चर्चा कर लेते हैं आज छठे चरण के चुनाव पर और आने वाले 7वें चरण के चुनाव पर। अजीज खान साहब, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर तो मैं देख रही हूं, आपने तो बड़े बड़े दावे भी कर दिए हैं उत्तर प्रदेश की खासकर 80 लोकसभा सीटों पर कि आप 79 जीत रहे हैं, एक सीट है जो फंसी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो पूरा सब कुछ बता दिया कि 4 जून को आप लोग क्या करेंगे। देखिए प्राची जी, आजकल माननीय प्रधानमंत्री महोदय की बातों को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे, क्योंकि पता नहीं क्या स्टेज पे जाते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि उनकी बातों को लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहे। ये ईमानदारी की बात बता रहा हूं। माननीय मोदी जी की लोकप्रियता में बहुत भारी गिरावट आई है, और सबसे बड़ी बात है उनकी भाषा शैली। यकीन मानिए वो भाषा शैली ऐसी थी नहीं। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे उनको सुनता था, लेकिन मुझे अब तकलीफ हो रही है कि साहब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज उनकी छवि किस कदर पूरी दुनिया में जा रही है कि एक देश का प्रधानमंत्री जब स्टेज पर जाता है तो पता नहीं क्या क्या बात करता है। आप समझिए मंगल सूत्र चोरी कर लेंगे और साहब भैंस खोल कर ले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। एक बात आप समझ लीजिए, प्राची जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कहते हैं कि तेज हवा चुपचाप गुजरती रहती है। तेज हवा चुपचाप गुजरती रहती है और सूखे पत्ते शोर मचाते रहते हैं। एक बात आपको समझ लें, स्पष्ट हो गया पूरे देश में हालात जो बीजेपी के वो स्पष्ट हैं। आज स्थिति क्लियर है। आप किसी भी स्टेट में उठाकर देख लो, आप हर स्टेट में बीजेपी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। इनके अपने साथ नहीं है। मैं आपको बता दूं, वही किसान जिसने इनकी सरकार बनाई थी, आप समझती है ना वो किसान किस तरह विद्रोह कर रहा है, किस तरह इनकी मोदी की गारंटी किस तरह ध्वस्त हुई है, क्योंकि इन्होंने सपनों को तोड़ा है, सपनों से खिलवाड़ किया है। ठीक है। बेरोजगारों ने सरकार बनाई थी, बेरोजगारों ने सरकार बनाई थी। आज बेरोजगार क्या है, चौराहों पर है, उसमें लाठियां बांधी गई। आज वो बेरोजगार नौजवान किसान चौराहे पर है और वो ललकार रहा है कि मोदी जी आपने वादा किया था 6 दिन आएंगे, आपने तो अग्निवीर दे दिया।
ऐसा अग्निवीर दिया। आज भी बोले हैं, आज अमित शाह जी कह रहे थे अग्निवीर के बारे में कि साहब वो पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन अच्छा, बस समझा एक रहे छोटे थे। से अरे सवाल का जवाब नौजवानों के दीजिएगा साथ, उनके अजीज भविष्य के खान साथ जी। आपका कॉन्फिडेंस खिलवाड़, हाई है, अच्छी आप बात कह नहीं। रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में कम से कम 79 सीटें जीतने जा रहे हैं। ऐसा दावा जब भारतीय जनता पार्टी करती है, 400 पार का दावा करती है, तो आप लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो जाएगी, ईवीएम में कोई गड़बड़ी होने वाली है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। आप जरा अपने कॉन्फिडेंस का भी राज बता दीजिए, कोई ईवीएम वाला चक्कर तो नहीं है? आप प्राची जी देख रही हैं कि किस तरह बैरिकेटिंग टूट रहा है, लोकप्रियता देख रही हमारे नेताओं की, खासतौर से मेरे नेता की लोकप्रियता देख रही हैं, जनता में उत्साह देखिए। और इस बिना पे हमारे नेता जो घोषणा कर रहे हैं कि हम 80 के 80 सीट जीत रहे, यकीनन उसके पीछे ग्राउंड है। अच्छा, अब 80 में 80 हो गई। अभी तो बात सुनिए ना, 79 सीटें थी, अब 80 में 80 हो गई। यानी जो फाइट आप काशी में मान रहे थे, वो फाइट भी 7वें चरण में आते आते आप कह रहे हैं फाइट नहीं है। मैं कह रहा हूं क्योटो में फाइट बची ही नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, राजीव मैं रंजन जी इस ईमानदारी बात की का बात जवाब बता रहा देंगे। हूं। राजीव आज रंजन जी, मोदी कहीं की फाइट में लोकप्रियता है ही नहीं। खत्म हो भारतीय गई। जनता पार्टी और उनके घटक दल यानी कि पूरा का पूरा एनडीए, ये वो लोग कह रहे हैं जिनके साथ आप थे ठीक चुनाव से पहले तक। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं कोई फाइट नहीं है। ये पूरी तरह से एक तरफा चुनाव है। चुनाव के पहले ही अगर इंडिया गठबंधन ढेर हो चुका, गठबंधन ने घुटने टेक दिए, 3 राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बसपा का इनके साथ नहीं होना और वहां जयंत चौधरी का इनके साथ से अलग होना, और फिर आखिरी समय तक सीटों के गठबंधन को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच की जो तल्खियां और जो तनाव हो, उसके बाद ग्रासरूट पर कार्यकर्ताओं के बीच जो एक अलहदगी का जो भाव है, एक संवादहीनता का भाव है, नेताओं के बीच जो संवादहीनता की स्थिति है, निसंदेह उत्तर प्रदेश में पहले से भी बेहतर परफॉर्मेंस एनडीए का होने जा रहा है। और हमारे राज्य में पिछली बार 39 सीटें थी, और ये बहुत चमत्कार नहीं होगा कि हम एक जो सीट हम हारे हैं किशनगंज की, वो भी ये सीट इस बार हम लोग जीते। तो देखिए, जिस तरह से एक बड़े लक्ष्य को लेकर के इन्होंने कई बार हास्यास्पद टिप्पणियां की, सवाल खड़े किए, ईवीएम हैक होने की बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक सुविचारित लक्ष्य रखा। लक्ष्य की तैयारियों में उन्होंने कमजोर क्षेत्र जहां प्रभाव बेहतर है वहां और कैसे बेहतर करें, जिन राज्यों में खुद के बल पर वो नहीं लड़ सकते हैं वहां साझेदारों की तलाश उन्होंने की, और एक ऐसी रणनीति पर उन्होंने काम किया कि मुकाबले में पूरी तरह से कहीं से भी इंडिया गठबंधन दिख नहीं रहा। आप मुकाबले की बात कर रहे हैं, वहां तेजस्वी से लेकर उनके परिवार के जितने भी लोग हैं, खासकर जो लोग मैदान में उतरे हैं, चाहे रोहिणी आचार्य की बात करूं, चाहे मीसा भारती की बात करूं, वो तो इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जितनी बार बीजेपी के बड़े नेता बिहार में आएंगे, उतनी बार लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और नुकसान होगा पूरे के पूरे एनडीए को। देखिए, जिनसे कोई अपेक्षा ही नहीं हो उनसे लोग नाराज भी क्यों होंगे? लोगों को लगता है अवसर नहीं देना सबसे ज्यादा बेहतर है, तो अपना प्रतिरोध जताना, प्रतिकार करना, और इसीलिए आरजेडी, कांग्रेस या जो उनके गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी की एक शैली है, वो चुटीले अंदाज में बोलते हैं, आक्रामकता है, लेकिन बेशुमार उपलब्धियां हैं। उन उपलब्धियों का जिक्र एक राजनेता जरूर करेगा, और सामने में अगर पस्त हाल विपक्ष हो तो विपक्ष की खामियों को उजागर करने के लिए अब अजीज खान जी, चुटीले अंदाज से क्यों परेशान हो जाते हैं आप, जो चुटीला अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है? देखिए प्राची जी, 10 साल का वक्त बहुत लंबा होता है और काम करने का बड़ा वक्त मिलता है। यकीन मानिए, तमाम स्पीच माननीय मोदी जी के रहे, प्रधानमंत्री महोदय के, कहीं उन्होंने कोई उपलब्धि की बात की? नहीं की। उन्होंने विजन बताया कि मेरा 2024 का विजन क्या है, मिशन क्या है? नहीं। इसलिए क्योंकि अगर उपलब्धि होती तब ना बताते। अभी राजीव जी कह रहे थे कि साहब ईवीएम पे सवाल। देखिए राजीव जी, आपको भी पता है ईवीएम पर सवाल पहले भी था और आज भी है। दूसरा सवाल कि अभी जिस तरह चुनाव आयोग ने 11 दिन के बाद आंकड़े को दिया है, आप कह रहे डिजिटल इंडिया, मोदी जी तो पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं कि साहब डिजिटल इंडिया हो गया। इस डिजिटलाइजेशन के जमाने में आप 11 दिन में आंकड़ा देंगे?
आप संदेह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। यकीनन देखिए, कहीं ना कहीं जो दावे हैं उनकी पोल खुल रही है, क्योंकि मोदी जी तो कह रहे थे साहब डिजिटल इंडिया है। अच्छा चलिए, यानी कि अभी से ईवीएम वाला हथियार विपक्ष ने निकाल लिया है, कम से कम ये तो मैं अजीज खान जी मानूं। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर आपके आरोप, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए, फिर आ रही रीना जी आपके पास। देखिए प्राची जी, इलेक्शन कमीशन का आरोप का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन देगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का बयान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रीमान अजीज खान की सिर्फ जानकारी के लिए बता दें कि इस देश में 85 वर्ष से उम्र के ज्यादा जो लोग हैं उनको भी जो है दूर से बैलेट देने की सुविधा दी गई है, पोस्टल बैलेट की भी सुविधा होती है। तो एग्जैक्ट आंकड़ा और जो पहला जो चरण था वो पूर्वोत्तर का आंकड़ा और हिली एरियाज का था। हिली एरिया से जब तक ईवीएम सारे कलेक्ट नहीं होते हैं, पोस्टल बैलेट सारे आते नहीं है, तब तक बैलेट का आखिरी आंकड़ा निर्वाचन आयोग, क्योंकि वो फ्रॉड नहीं है, निर्वाचन आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत वो आंकड़ा देता है। और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने का कोई औचित्य नहीं है। कहते हैं कि आप अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते प्रेम शुक्ला जी, 10 साल का आप लोगों का कार्यकाल है, आप बात मंगलसूत्र मटन पर करने लगते हैं, हिंदू मुसलमान पर करने लगते हैं। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जितनी स्पीच है, आप मैं इंडिया टीवी से आग्रह करूंगा उनका वो जो है एक बार जो है विश्लेषण कर ले। 70% उनके स्पीच का अंश जो है वो उनकी नरेंद्र मोदी सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों में ही होता है। अब मैं उपलब्धियां गिनाता हूं, जैसे 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाना, ये उपलब्धि है कि नहीं है? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को कि जो यहाँ राशन सड़ जाता है वो राशन गरीबों को बांट दो। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई फाइल की थी कि इस देश इतना बड़ा है कि राशन सड़ सकता है, खाद्यान्न सड़ सकता है, लेकिन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये उपलब्धि है। 52 करोड़ लोगों को जनधन खाते खोलना, ये उपलब्धि है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर उनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था करना। अच्छा ठीक है, लंबी लिस्ट है उपलब्धियों की। रीना गुप्ता जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, आपको बीच में रोक रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है मेरे पास। रीना गुप्ता जी, एक बड़ा हथियार आपके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का है, मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास पहुंचूंगी। मैं और उपलब्धियां गिना देता हूं, आप गिनाइएगा सर, की शिकायत दूर कर देता हूं। नहीं बिल्कुल आप गिना दीजिएगा। पहले मैं रीना गुप्ता जी के पास जा रही हूँ। रीना गुप्ता जी, इस सवाल का जवाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा ना कि दिल्ली में आप एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हैं और पंजाब में एक दूसरे से ही उलझे हुए हैं, तो बीजेपी को मौका तो मिलेगा ना बोलने का कि क्या होगा 4 जून के बाद। देखिए प्राची जी, बीजेपी जो बोलना चाहे बोलती रहे। इस बार चुनाव जो है देश के 140 करोड़ लोग लड़ रहे हैं, वो लोग जो बहुत ज्यादा नाराज हैं। मैं आपको 3-4 बातें बताना चाहूंगी। पहली बात, जो मोदी जी बोलते रहते थे कि सारे भ्रष्टाचारियों को पकड़ूंगा, सबको जेल में डालूंगा, मोदी जी ने सारे भ्रष्टाचारियों को पकड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लिया। प्रफुल्ल पटेल हो, अशोक चौहान हो, ऐसे हजारों लोग। इनको क्या लगता है कि देश की जनता को ये दिखाई नहीं दे रहा है? दूसरा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू हुआ, देश की जनता को पता चल गया कि आपने कैसे नकली दवाई बनाने वाली कंपनियां हो, कोई भी कंपनी जिसको ठेका चाहिए उससे आपने जो है चंदा लेके और उसको मनपसंद ठेका दे दिया, अपनी आंखें मूंद ली। तीसरी बात, जो महंगाई और बेरोजगारी की बात है, जो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर है, वो बुरी तरह मोदी जी से और उनकी सरकार से गुस्सा है। आप कह रहे हैं आपने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए देना पड़ा क्योंकि 80 करोड़ लोग भूखे हैं। आप उन 80 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। भारत का कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति फ्री में राशन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि आपने इतना मिसमैनेज करा इकोनॉमी को लेके। हर रोज पर्चा लीक हो, सारे जो वैकेंसी है उनको आपने उनकी कोई वो नहीं निकाली, उनको फिल नहीं किया, उसकी वजह से ये 80 करोड़ लोगों को राशन लेना पड़ रहा है। चौथी बात, आपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल के पीछे डालने की कोशिश करी, आपने ईडी सीबीआई को मिसयूज करा। देश की जनता को ये नहीं दिख रहा? देश की जनता को ये सब दिख रहा है और देश की जनता चुनाव लड़ रही है। देश की जनता इस बार अच्छा चलिए ठीक है, आपने राशन पर सवाल उठाया, मुझे तो बयान याद है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, उत्तर प्रदेश में उन्होंने शायद ये बयान दिया था रीना गुप्ता जी कि ये 5 किलो राशन देते हैं, हम 10 किलो देंगे।
देश की उस जनता को जो जिसके पास राशन नहीं है, जो भूखा है, जो गरीब है, प्राची तो जी उन्हें आप भी टोक अवसर दो तो दीजिएगा मैं एक उत्तर बार। दे दूं। आ रही हूँ फिर प्रेम शुक्ला जी। देखिए, उन्होंने ये भी कहा 10 किलो राशन भी देंगे प्राची जी, उसके साथ रोजगार भी देंगे, लोगों को सम्मान निधि भी देंगे। सारा एक पैकेज होता है, ये नहीं कि आप पूरे देश को फ्री राशन की लाइन में खड़ा कर दीजिए और फिर बोल रहे हैं इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। बोल दीजिए प्रेम शुक्ला जी। शाइनिंग है जब आपका सारा युवा जो आप है जिसे उपलब्धि सड़क पे बता रहे हैं, बैठा हुआ सबसे है, बड़ा रोड पे फेलियर बता रही है जी। रीना तो गुप्ता कौन सा जी इंडिया कि आपने शाइनिंग है? मजबूर कर दिया मोदी भारत के को। दोस्तों शांत की हो जाओ। इंडिया शाइनिंग है, पूरे अच्छा ठीक देश के लिए है, इंडिया रीना शाइनिंग गुप्ता जी नहीं है। जवाब दे शांत दो, हो रीना जाओ, गुप्ता जी शांत। जवाब। ओम शांति हो। देखिए पहले मैं भ्रष्टाचार से शुरू करता हूँ। मंगलसूत्र भ्रष्टाचार करते हैं आप इस देखिए, देश में देखिए, बौखलाहट मंगलसूत्र देखिए। बचा किसके पास इसको है? बौखलाहट कहते हैं। 25,000 सोना था जब देखो आपकी बदतमीजी सरकार कर रही है महिला, जरा रुक जाइए, रुक जाइए। 75,000 रीना गुप्ता जी। रुपए बदतमीज महिला को सोने का शांत दाम। करें जरा। नहीं नहीं देखिए, अच्छा चलिए, कोई किसी पर पर्सनल नहीं होगा। चलिए रुक बदतमीजी जाइए, कर रही है। रुक जाइए रीना गुप्ता जी, रीना मैं गुप्ता इनको जी, गुप्ता जी रीना कह गुप्ता रहा जी, हूँ। मैं समझ रही हूँ मैडम आपका लगातार एग्रेशन, बदतमीजी आपका कर गुस्सा, लेकिन जो सवाल आपने उठाए उसका जवाब तो प्रेम शुक्ला जी देंगे ना। एक तरफा तो बात नहीं हो सकती है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए भ्रष्टाचार पर इन्होंने बात शुरू की, यहां से मैं शुरू करता हूं। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हो और जेल में रहकर भी वो मुख्यमंत्री पद न छोड़ता हो, दिल्ली के हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जिस पर ऑब्जर्वेशन पास करते हो कि सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा है कि मुख्यमंत्री जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री का पद नहीं त्यागता, ऐसे भ्रष्टाचारी को अगर मैं बेशर्म कह दूं तो इसको गलत तो नहीं मानेंगी आप रीना जी? ये बेशर्मी है कि यह शर्मिलापन है कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री किसने बोला था? जेल में करप्ट पार्टी किसने बोला था? चिल्लाने लगी है, फिर चिल्लाने लगी है, फिर चिल्लाने लगी है। ये बेशर्मी केजरीवाल की बेशर्मी मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा आरोप नहीं है, दिल्ली के हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का ऑब्जर्वेशन है कि अरविंद केजरीवाल चिल्लाने लगी। अच्छा रुक जाइए देखिए रीना जी, चिल्ला रही है, देखिए ये देखिए रीना जी देखिए, अच्छे से चर्चा चल रही थी, आपस में उलझते रहेंगे तो आपके अपने अपने मुद्दे खो जाएंगे। बोलिए मैं उनको प्रेम। सुन रहा हूं ना। हाँ। जिस पार्टी का उप मुख्यमंत्री जेल में हो और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा हो कि ये व्यक्ति जेल में क्योंकि इसके खिलाफ जो है प्रमाण है, दिल्ली का हाई कोर्ट कह रहा हो कि इस व्यक्ति के खिलाफ प्रमाण है, जिस पार्टी का जो है जेल मंत्री जेल में हो और उसका दूसरा मंत्री रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताने का दुष्कर्म करता हो, इसको बेशर्मी कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि नहीं कि मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में, सांसद जेल में, और जेल जाने पर अगर कोई बात कह दे तो महिला सांसद की पिटाई करे, उसका पीए भी जेल चले जाए और उस पीए के लिए जेल से छूट कर आया मुख्यमंत्री। लेकिन ये जेल सिर्फ विपक्षियों के लिए है ना, ये जेल सिर्फ विपक्षियों के लिए, उनका प्रमुख आरोप तो यही है कि जिसको चक्की पीसिंग कहा करते थे वो आज पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है। प्राची जी इसी पैनल में मेरे साथ आदरणीय राजीव रंजन जी बैठे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कई बार गए हैं। एक केस उनके खिलाफ कहीं बना हो बता दीजिएगा, एक केस, क्योंकि साफ सुथरे स्वच्छ व्यक्ति के विरुद्ध कोई इसमें अखिलेश यादव के खिलाफ जो है बेहिसाबी संपत्ति के मामले में जेल जाने की तैयारी कांग्रेस के जमाने में थी उनकी। मुलायम सिंह यादव जी को जो जेल भेज रहे थे, 164 केसेस जो है कांग्रेस जब केंद्र में थी और मायावती जब जो है राज्य में थी, 164 एफआईआर एक दिन में दर्ज हुआ था। अच्छा, मुलायम सिंह यादव पर कोई मामला हमने दर्ज कराया क्योंकि उनके खिलाफ कोई मामला उस समय नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रतिशोध की राजनीति नहीं की। ठीक है अजीज खान जी, जिसे आप सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। 10 सेकंड बोलिए 5 मंत्रियों को डिप्टी सीएम ओपी सोनी समेत पंजाब के 5 मंत्रियों को आज भगवंत सिंह मान की सरकार ने जेल में डाला, कांग्रेस के 5 मंत्रियों को। तो ये 5 मंत्री अगर भ्रष्ट थे तो कांग्रेस के साथ, और चन्नी कह रहे हैं कि भगवंत सिंह मान भ्रष्ट है, तो मुझे बताइए कि ये इन्होंने 5 मंत्रियों को जो पंजाब में जेल में डाला, ये प्रतिशोध की राजनीति है। ठीक है अजीज खान जी, प्रतिशोध की राजनीति तो पहले होती आई, आपके नेताओं पर आरोप लगे, उन पर केस चले, तब तो आपने कुछ नहीं कहा और अब तो आप उन्हीं के साथ बैठे हैं, उन्हीं को अपनी साइकिल पर आपने सवार कर लिया है और दावा कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी का, पूरे के पूरे एनडीए का। देखिए 10 साल में किस तरह विपक्षियों को प्रताड़ित किया गया है ये दुनिया ने देखा, आपने भी देखा, प्राची जी आपने भी देखा,
किस तरह चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया और डाल करके क्या क्या हरकत की गई, मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है, जो आज छठे फेज का आज चुनाव हो रहा है और सातवें का होने वाला है, वो स्पष्ट है, एक तरफा हवा है। और एक बात आप जानिए, अभी कोविशील्ड की बात चल रही थी, यकीन मानिए वो कोविशील्ड लगवाने के बाद कितने लोग मर गए देश में, कितने मर गए। मैंने भी लगवाया है, मुझे तकलीफ है, मुझे भी दिक्कत हो रही है, मैं तो डर रहा हूं। मैं आपको बताऊं प्राची जी, चलते चलते हार्ट अटैक हो जा रहा है, एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक हो जा रहा है। मैंने तो योगा शुरू कर दिया, इसीलिए मैंने योगा शुरू कर दिया। मैंने कहा सर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लेकिन देखिए कोविशील्ड जैसा गंभीर मुद्दा है और मैं चाहूंगी उस पर विस्तार से चर्चा हो। ऐसे अगर आप बोलेंगे, डरा हुआ महसूस करेंगे, तो सोचिए देश की जो बाकी जनता है उसमें कितना पैनिक क्रिएट हो जाएगा। अब आप पर आरोप तो लगते हैं ना, एक मिनट सर, आप कहते हैं अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते। अजीज खान जी, एक मिनट, आपने कहा ये अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते। अब जितनी रैलियां उत्तर प्रदेश में होती हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहते हैं ना कि हमने माफिया राज को खत्म कर दिया, हमारे सरकार में दंगे नहीं होते। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था, किसी से छिपा तो नहीं है। देखिए प्राची जी, ऐसा है ना, दंगे कैसे हो रहे हैं और किस फॉर्म में, उसका स्वरूप बदल गया है। दंगे का स्वरूप बदल गया, एक बात आप जानिए। लेकिन जनता जो आज पूछना चाह रही, कह रहे साहब उपलब्धियां नहीं बताते। अरे उपलब्धियां बताए ना, बुलेट ट्रेन पे लोग पूछ रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी पे लोग पूछ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। पेपर लीक हो रहा है, 60 लाख बेरोजगार जो जिसका पेपर लीक हो गया, वो चौराहों पर है, पूछ रहा आखिर पेपर लीक क्यों हुआ। आप नौकरी नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए आपने पेपर लीक कर दिया। आप इस पर जवाब नहीं देते। माननीय मोदी जी स्पीच में ये नहीं कहते कि साहब पेपर लीक क्यों हो गया, उस पर बात नहीं करते। अच्छा, आप जो मुद्दे लिखकर दे रहे हैं उस पर प्रेम शुक्ला जी जवाब नहीं मिलता है, जो विपक्ष मुद्दे लिखकर दे रहा है। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर गौ हत्या पर बयान देने लगते हैं, तालिबान पर बयान देने लगते हैं, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। ये मुद्दे भटकाना ना हुआ तो क्या हुआ? अब देखिए, हम मुद्दे पर ही बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम साक्षात्कारों में और तमाम भाषणों में बताया है कि 7 करोड़ लोग नए ईपीएफओ अकाउंट, ये रोजगार दर्ज होने का जो मानक है, 7 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट नए 2019 से 2026 के बीच, 2024 के बीच में दर्ज हुए। 3 करोड़ लोगों को जो है रोजगार जो उपलब्ध हुआ रियल एस्टेट सेक्टर में, 4 करोड़ लोगों को रोजगार जो है डिजिटल सेक्टर में अवेलेबल हुआ, 8 करोड़ नए रोजगारों का सृजन मुद्रा लोन के माध्यम से हुआ। आप मुझे बताइए, रोजगार पर हम बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इससे अधिक रोजगार पर कभी किसी ने बात की हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू से डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, एक प्रधानमंत्री मुझे बता दीजिए जिसने दिए गए रोजगार का हिसाब दिया हो। महंगाई की बात करते हैं, 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे 2004 में, 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, ये घोषणा पत्र में कांग्रेस के 2004 में था। 2004 से 14 तक महंगाई की दर, मुद्रास्फीति की दर 10% औसत थी। कोरोना काल के बावजूद भी 5% हमने औसत से अधिक महंगाई दर नहीं होने दी। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, फिर मुझे इतना बताइए, आप अपने नेताओं की उपलब्धियां, अपनी सरकार की उपलब्धियों को इतने बखूबी जानते हैं, तो फिर क्यों रैलियों में अल्पसंख्यक क्या खाता है, बहुसंख्यक क्या खाता है, ये बताने पर क्यों तुले हुए हैं आप लोग? हर रैली में है। क्यों बता रहा हूं भी सुन लीजिए आप। क्योंकि जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा जाता है कि इस देश को बहुसंख्यकवाद हम नहीं होने देंगे, जो मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में था। क्योंकि कहा जाता है कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि हम पर्सनल लॉज जो हैं, यानी शरीयत को संविधान से ऊपर ला देंगे। क्योंकि बताया जाता है नवरात्रि के समय कोई मछली खाते हुए दिखाया जाता है और कहा जाता है कि हम जो है जिस देश में गौ हत्या प्रतिबंधित संविधान सभा ने किया, और जिस देश में गौ हत्या प्रतिबंधित हो उन, और ये उत्तर प्रदेश में चौराहे पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के कार्यकाल में गायें काटी जाती थी। जवाब अजीज खान जी, फिर उसके बाद आर्यन जी, बहुत फौरन क्यों बात नहीं करेंगे जी? इस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? ये भी तो देश के सरोकार का मुद्दा है। और आप सवाल अपने साथियों से क्यों नहीं पूछते जो पर्सनल लॉ लागू करने की बात करते हैं मैनिफेस्टो में? देखिए प्राची जी, ये इनका दोहरा चरित्र देखिए। ये गौ हत्या की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, गोवा में भी इनकी सरकार है, वहां पर ये नहीं बात करते हैं, वहां प्रतिबंधित नहीं करते हैं गौ हत्या को। मैं तो मांग करता हूं कि गोवा में भी जो है गौ हत्या प्रतिबंधित होनी चाहिए। ये कहेंगे नहीं साहब वहां जरूरत ही नहीं है। देखिए ये नकली चेहरा है, नकली। अब एक बात, इन्होंने कहा नौकरी दिया, हमने नौकरी दिया, जीएसटी लागू किया, कितनी लाख नौकरियां प्रभावित हो गई।
नोटबंदी से 35 लाख नौकरियां चली गई लोगों, ये इसमें बारे में चर्चा नहीं करेंगे। वो 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया कि जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी, जो आंकड़ा आया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अरे उस पर चर्चा करने का मौका तो दीजिए ना अजीज खान जी। मैंने बड़ा सिंपल सा पूछा, मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप लोग अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए, मौका देते गए भारतीय जनता पार्टी को। आपने ना हाँ बताया ना बताया। जो नौकरियां खाली हैं उन तक उसको इसकी भरपाई नहीं की। अच्छा चलिए रीना गुप्ता जी, अजीज अजीज खान जी आप कहते हैं लोग मुद्दा भटकाते हैं, लेकिन देते तो मुद्दा आप ही है ना इन लोगों को। रीना गुप्ता जी देखिए प्राची, अब रुक जाइए प्राची जी, सत्ता का जितना लोभ मोदी जी की आंखों में मैंने देखा है, आज तक किसी की आंखों में नहीं देखा। आप देखिए, सत्ता के लिए इन्होंने प्रज्वल्ला रवन्ना जैसे मास रेपिस्ट को देश से भगा दिया कुछ चंद सीटों के लिए। इन्होंने सत्ता के लिए जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, जो देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, उससे अवैध चंदा लिया। सत्ता के लिए इन्होंने ऐसी कंपनियां जो नकली दवाई बनाती हैं, वो कंपनियां जिनकी दवाइयां अमेरिका में बैन है, उनसे इन्होंने चंदा लिया। तो सत्ता के लिए ये कुछ भी करेंगे। ये ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी पार्टी से नहीं निकालेंगे, ये प्रज्वल्ला रवन्ना को देश से बाहर भगा देंगे। सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और वैसे अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक मांगते हैं। तो फिर आप कैसे ऐसी कंपनी जो ठीक है रीना गुप्ता जी, वैसे ही ठीक ब्रजभूषण पर आप सवाल पूछ रही हैं, जैसे विभव कुमार पर आपने कार्रवाई करके दिखा दी। विभव कुमार के साथ तो पूरी पार्टी खड़ी हुई है, और स्वाति मालीवाल पर इल्जामातों की पूरी बौछार आप लोगों ने कर रखी है। तो महिलाओं के मसलों पर आप जब जब बोलेंगे, आप सब पर सवाल खड़े हो जाएंगे। मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।